बीवी ने धोखा दिया, पर मैंने सोचा गलती हो जाती है, बात करके सुलझा लेंगे। पर जब माफी की जगह उसकी बेशर्म हंसी सुनी तो दिमाग सन्न रह गया। बोली, कहाँ जाओगे? घर भी मेरा और हक भी मेरा। उस एक सेकंड में मेरे अंदर कुछ टूट गया और कुछ ऐसा जागा जो पहले कभी नहीं था। उसे लगा कि वो खेल की मास्टर है। मैंने उसे ऐसा सबक सिखाया कि अब जिंदगी भर उसे हर मीठी चीज में अपने अपमान का जायका आएगा। रेड स्टोरीज में आपका स्वागत है, वो जगह जहां ऐसी कहानियां जिंदा होती हैं जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए और नए वीडियोस को सपोर्ट करने के लिए अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी शुरू करने से पहले कमेंट्स में बताइए कि अगर आप हमारे हीरो की जगह होते तो क्या करते। तो चलिए अब ध्यान से सुनिए। मेरी उम्र 32 साल है और मेरी पत्नी प्रिया 30 की। हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन पिछले 1 साल से ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं किसी अजनबी के साथ रह रहा हूं। जब हम मिले थे तब हम दोनों ही अपने जीवन में स्थिर थे और शुरुआत में ऐसा लगता था कि हमारे मूल्य और सिद्धांत भी एक जैसे हैं। यह जुड़ाव ही हमारे रिश्ते की नींव थी, जो अब खोखली महसूस होती है। मैंने एक तकनीकी संस्थान से पढ़ाई की और एक बहुत ही टेक्निकल काम सीखा। मैंने कई छोटी मोटी नौकरियां की, जब तक कि मैंने खुद को साबित नहीं कर दिया और कोडिंग में अपनी एक अलग पहचान नहीं बना ली। आज मेरी सिफारिशें मेरी शिक्षा से ज्यादा मायने रखती हैं। वहीं प्रिया के पास मास्टर डिग्री है और वह एक प्रबंधन पद पर काम करती है। उस समय मुझे लगता था कि हमारे बीच इस बात को लेकर एक दोस्ताना तनाव है जो शायद हमारे रिश्ते को और दिलचस्प बनाता था। शुरुआती दिनों में मैं अक्सर मिडिल मैनेजमेंट की शिकायत करता था। मेरी नज़र में वे काम पूरा करने के रास्ते में सिर्फ रोड़े थे, जबकि प्रिया उन्हें कर्मचारियों और संसाधनों के सही निर्देशन के लिए जरूरी मानती थी। मैं निजी तौर पर कुछ ऐसे लोगों के साथ फंसा हुआ था जो कोड डेवलपर्स को बदलने योग्य पुर्जे समझते थे। वे हमेशा अव्यावहारिक समय सीमा तय करते, ग्राहकों से ऐसे वादे कर लेते जो पूरे नहीं हो सकते थे और काम का दायरा बढ़ाते रहते थे। जब भी मैं उसे अपने मैनेजर की किसी बेवकूफ़ी भरी हरकत के बारे में बताता, वह हमेशा उसी का पक्ष लेती। ध्यान रहे, वह उससे कभी मिली भी नहीं थी। वह कहती, वे ऐसी चीजें देखते हैं जो तुम नहीं देख पाते। डेटिंग के लगभग 1 साल बाद मैंने उससे अपने काम के बारे में बात करना ही बंद कर दिया, सिवाय छुट्टियों या वेतन वृद्धि की बातों के। मुझे हमेशा यह महसूस होता था कि उसे इस बात से नाराजगी है कि मैंने 4 साल की मास्टर डिग्री के लिए वापस पढ़ाई नहीं की। शादी से पहले उसने इस बारे में बहुत जोर दिया था, लेकिन जब मैंने उसे कर्ज और उसके बोझ का पूरा हिसाब किताब समझाया तो उसने यह बात छोड़ दी। जब हमारी शादी हुई तब हम दोनों पर कोई कर्ज नहीं था। जैसा कि मैंने कहा, हम कमाई के मामले में भी लगभग बराबर थे। लगभग 2 साल पहले मैंने एक ऐसी कंपनी में काम करना शुरू किया जिसका मालिक मुझसे सीधे बात करता था। उसने मुझ में और मेरी क्षमताओं में बहुत दिलचस्पी दिखाई। आज मैं प्रिया से 50% ज्यादा कमाता हूं और मेरा मैनेजर एक ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ मेरा तालमेल बहुत अच्छा है। वह तकनीकी मामलों का विशेषज्ञ तो नहीं है, लेकिन वह एक आदर्श टीम लीडर की भूमिका बखूबी निभाता है। मैं कह सकता हूं कि वह जानता है कि मेरे काम में दखल नहीं देना है, लेकिन यह सुनने में थोड़ा टकराव भरा लगता है। सच तो यह है कि वह एक बेहतरीन सुपरवाइजर है। कुल मिलाकर हमारी शादी के पहले 4 साल बहुत अच्छे बीते। मैंने काम पर मैनेजरों के बारे में शिकायत करना बंद कर दिया था
और उसने मुझे कागज के एक टुकड़े और कर्ज में लाखों रुपए डुबाने के लिए मजबूर करना बंद कर दिया था। हम साथ में मजे करते, महीने में कई बार बाहर डिनर पर जाते, हमारे शौक एक जैसे थे, हम साथ में खाना बनाते, किताबें पढ़ते और फिल्में देखते थे। फिर जब पहला लॉकडाउन लगा तो हम दोनों घर से काम करने लगे। हमारा घर बहुत अच्छा है, जिसमें 3 अतिरिक्त बेडरूम हैं, इस सोच के साथ कि भविष्य में अगर बच्चे हुए तो काम आएंगे। एक को पहले ही मेरे लिए ऑफिस में बदल दिया गया था, और जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो हमने दूसरे को उसके लिए ऑफिस बना दिया। हम दोनों घर से काम कर रहे थे, लेकिन इसे लेकर हमारे विचार बहुत अलग थे। मैं सुबह उठता, नाश्ता बनाता, नहाता और फिर फॉर्मल कपड़े पहनकर अपने होम ऑफिस में चला जाता। यह मुझे मानसिक रूप से काम के लिए तैयार करता था। वहीं प्रिया बिस्तर से उठती, नाश्ता करती और एक टी शर्ट और स्वेट पैंट पहनकर अपने ऑफिस में चली जाती, जहां वह ईमेल के बीच में अपने आईपैड पर कैंडी क्रश खेलती रहती। शायद मैं इसे घर से काम करना समझता था और वह इसे घर पर काम करना। यह एक छोटा सा अंतर था, लेकिन शायद यहीं से दरार पड़नी शुरू हुई थी। यह कितनी अजीब बात है कि नजदीकी भी कैसे दूरियां पैदा कर सकती है। उसके दिन में कई बैठकें होती थीं, और मुझे इसका पता चल जाता था क्योंकि वह अपना दरवाजा हमेशा खुला रखती थी। मेरी दिन में सिर्फ एक बैठक होती थी और मैं उसके लिए अपना दरवाजा बंद कर लेता था। 5 महीने पहले उसने कहा कि उसे मेरे दरवाजा बंद करने से अपमानित महसूस होता है। मैंने समझाया कि यह शांति और काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए था, लेकिन उसने कहा कि उसे लगता है जैसे मैं कुछ छिपा रहा हूं। मैंने हमारे साझा शौकों को जारी रखने की कोशिश की, लेकिन उसने यह कहकर टाल दिया कि हम वैसे भी पूरे दिन एक दूसरे को देखते ही हैं। मुझे जोर देना चाहिए था, पर मैंने नहीं दिया। हालात तब और बिगड़ गए जब उसकी कंपनी ने आंशिक रूप से ऑफिस फिर से खोल दिया। वह उन 50% कर्मचारियों में शामिल होने के लिए तुरंत तैयार हो गई। मैं उसे दोष नहीं देता, मुझे भी ऑफिस में काम करना याद आता है। लेकिन मेरी कंपनी ने अभी तक ऑफिस नहीं खोले थे। मुझे लगता है कि उसके कुछ सहकर्मियों ने उसके मन में कुछ भर दिया था। वह काम के बाद उनके साथ घूमने और किसी सहकर्मी के घर पर शराब पीने के लिए रुकने लगी। मैंने और जानने की कोशिश की तो वह बहुत गोपनीय और सतर्क हो गई। वह धीरे धीरे और भी ठंडी होती गई। उस मोड़ पर मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मैं अपनी पत्नी के साथ नहीं, बल्कि एक रूममेट के साथ रह रहा हूं, जिसके साथ बस बिल साझा किए जाते हैं। पिछले महीने एक सप्ताहांत पर उसने अपना पुराना आईपैड मेज पर रखा और कहा, क्या तुम इसे साफ कर सकते हो? मैं इसे अपनी भतीजी को देना चाहती हूं। मैंने कंधे उचका दिए। मैं अक्सर परिवार के लिए इस तरह के काम करता था, इसलिए मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह कंपनी की एक और पार्टी के लिए चली गई और मैंने आईपैड चालू किया। शायद प्रिया इतनी बेपरवाह हो गई थी कि उसे कोई डर ही नहीं रहा। शायद उसने सोचा था कि मैं इसे जांचूंगा नहीं और सीधे फैक्ट्री रीसेट कर दूंगा। लेकिन मैंने उसे जांच लिया और उसके मैसेजिंग ऐप में वीडियो देखे। वह अपने बॉस के साथ थी। वे पिछले 2 महीनों से रिश्ते में थे। मैं अपनी नसों में दौड़ती उस सनसनी को बयां नहीं कर सकता। ऐसा लगा जैसे मेरा खून बर्फ में बदल गया हो। मुझे एक पुरानी फिल्म का वह दृश्य याद आ गया जहां पॉलीग्राफ मशीन की रेखा सीधी हो जाती है। मैंने सब कुछ कॉपी किया, उसे अपने निजी क्लाउड स्टोरेज में सहेज लिया और एक वकील की तलाश शुरू कर दी। मैंने शुरू में उसका सामना नहीं किया क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूंगा। मेरे शरीर में एक अजीब सी सनसनी थी,
जैसे मैं सुन्न भी था और पानी में चल भी रहा था। उसने इस पर ध्यान नहीं दिया या शायद परवाह नहीं की। उस समय तक हमारे बीच का शारीरिक संबंध पहले ही खत्म हो चुका था। मैंने एक वकील से संपर्क किया और वह चाहता था कि मैं जांच जारी रखूं और अपना मुंह बंद रखूं। उसने एक निजी जासूस को काम पर लगाने का सुझाव दिया और एक अच्छे जासूस का नंबर भी दिया। पिछले 4 हफ्तों से हम सबूत इकट्ठा कर रहे थे और वह तलाक के लिए फाइल तैयार कर रहा था। सब्र रखो, वह मुझसे कहता रहा। कल मेरे वकील ने मुझे बताया कि फाइल लगभग तैयार है। हमारे राज्य में बेवफाई तलाक का एक पुख्ता आधार है। मेरे पास तस्वीरें, वीडियो और संदेश थे। यह मामला पूरी तरह से मेरे पक्ष में था। लेकिन कल रात मुझे पता नहीं क्या हुआ, मेरा सब्र का बांध टूट गया और बर्फ आग में बदल गई। वह देर से घर आई और मुझे याद भी नहीं कि उसने मुझसे क्या कहा, लेकिन मैं आपे से बाहर हो गया। मैंने कहा, मुझे उम्मीद है कि अपने बॉस को खुश करना इसके लायक था। वह तुरंत एक शातिर और प्रतिशोधी औरत में बदल गई। उसने कहा कि मैं भावनात्मक रूप से उसके लिए मौजूद नहीं था। घर पर ज्यादा कमाई करने के बावजूद मैं उसे बौद्धिक रूप से उत्तेजित नहीं कर पाता था। मैंने उसे बताया कि मेरे पास एक वकील है तो वह हंस पड़ी। उसने कहा कि मेरी धमकी दयनीय है। मैं उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता था। और अगर मैंने उसे तलाक दे भी दिया तो उसे मेरा आधा वेतन मिलेगा। अगर तुम मेरे साथ रहे तो कम से कम तुम्हें कभी कभी शारीरिक सुख तो मिल जाएगा, इसलिए इस रिश्ते को बर्बाद मत करो। वह एक बिल्कुल अलग इंसान लग रही थी। मैंने उससे कहा, यह कोई शादी नहीं है। वह फिर से हंसी, प्रिय, यह 21वीं सदी है। एक औरत अपने दोनों हाथों में लड्डू रख सकती है। वह फिर से हंसी और सोने चली गई। उसका हर शब्द मेरे दिल में जहर की तरह उतर रहा था। आज सुबह मैंने अपने बॉस को ईमेल किया कि मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए। वह जैसे ही तैयार होकर निकली, उसने बस इतना कहा, मेरा इंतजार मत करना। मैं सीधे अपने वकील के ऑफिस गया। उसने कहा कि कागजात तैयार हैं। उसके साथ एक समन तामील करने वाला भी था और उसने पूछा कि मैं कागजात कैसे देना चाहता हूं। मेरे वकील ने, ईश्वर उसका भला करे, हंसते हुए कहा, बेहतर होगा कि तुम ऐसा न करो। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं जो इस तरह का बदला लेना चाहते हैं और मैं हमेशा उन्हें ऐसा करने से रोकता हूं। मेरे वकील ने मुझे समझाया कि इस एक कदम से मुझे गुजारा भत्ता और संपत्ति में कितना नुकसान हो सकता है, पर मुझे कोई परवाह नहीं थी। उसके शब्द मेरे सीने में आग की तरह जल रहे थे और मैं चाहता था कि वह भी उसी आग में जले। वकील ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब उसने देखा कि मैं अपने फैसले पर कितना अटल हूं तो वह मान गया। समन तामील करने वाले ने मेरा आइडिया सुना तो वह भी हंस पड़ा और बोला, आप तो मेरे हीरो बन गए। मुझे तुरंत एक विशेष चीज का ऑर्डर देना पड़ा और उसे कागजात के साथ प्रिया के ऑफिस पहुंचाने की व्यवस्था करनी पड़ी। समन तामील करने वाले ने काम पूरा होने के बाद मुझे बताया कि वहां क्या हुआ था। उसने कहा कि वह एक बड़ा सा डिब्बा और कागजात लेकर उसके ऑफिस पहुंचा। उसने प्रिया को अपने सहकर्मियों और दोस्तों के साथ हंस तिलमिलाते हुए पाया। उसने उसका नाम पूछा और जब प्रिया ने हामी भरी तो उसने पूछा कि यह किस बारे में है। उसने वह डिब्बा पास की एक मेज पर रखा और उसे खोल दिया। उस पल की शांति आने वाले तूफान का संकेत थी, जिसे कोई भाप नहीं सका। उसके अंदर एक केक था जिस पर क्रीम से एक तस्वीर छपी हुई थी। मुझे तो आज सुबह तक पता भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है।
तस्वीर में प्रिया और उसका बॉस एक दूसरे की बाहों में थे। कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उनका इरादा साफ जाहिर हो रहा था। तस्वीर के ऊपर क्रीम से लिखा था, यह रहा तुम्हारा इनाम, अब इसका मजा लो। यह महज एक केक नहीं था, बल्कि उसके धोखे का एक मीठा लेकिन जहरीला सबूत था, जो सबके सामने परोसा गया था। समन तामील करने वाले ने तलाक के कागजात केक के डिब्बे के बगल में मेज पर रख दिए। आपको समन तामील हो गया है, उसने कहा। इसके बाद जो हुआ वह एक जोरदार चीख थी। ऑफिस में कम से कम 8 लोगों ने वह केक देखा था। प्रिया बौखला गई और उसने केक का बड़ा डिब्बा मेज से नीचे गिरा दिया। वह कालीन पर जा गिरा, लेकिन तस्वीर अभी भी साफ दिख रही थी। उसके कई सहकर्मी उसे भला बुरा कहने लगे और वह रोने और चीखने लगी। समन तामील करने वाला तेजी से वहां से निकल गया। मेरा फोन लगातार बजने लगा, लेकिन मैं हर कॉल को वॉइसमेल पर भेजता रहा। मैंने उसके संदेश पढ़ने की भी जहमत नहीं उठाई। वह घर नहीं आई, लेकिन उसकी मां ने मुझे संदेश भेजकर बताया कि वह कुछ समय के लिए वहीं रहेगी। केक वाली घटना के बाद मिली जीत का नशा बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे घंटे बीतते गए, मेरे वकील की बातें मेरे कानों में गूंजने लगीं। क्या मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया? मैं अभी भी काम से छुट्टी पर हूं। मेरे बॉस ने मेरे अनुरोध पर 1 हफ्ते के बजाय मुझे 2 हफ्ते की छुट्टी दे दी। वह एक अच्छे इंसान हैं। मैंने पहले ही हमारी बचत को आधा आधा बांट लिया है। अपना हिस्सा अपने नाम के एक खाते में डाल दिया है और घर के कर्ज के लिए ऑटो पे बदल दिया है। मैंने वह सब कुछ किया जो मेरे वकील ने मुझे घर के पैसों के साथ करने की सलाह दी थी। सबसे पहली बात, हमारे कोई बच्चे नहीं हैं, जो इस प्रक्रिया को थोड़ा सरल बनाता है। दूसरी बात, मैं अपनी मदद के लिए एक थेरेपिस्ट से मिल रहा हूं। मैंने एक ऐसा थेरेपिस्ट ढूंढा है जो विश्वासघात के मामलों में माहिर है। मैं उनसे 2 बार मिल चुका हूं और अब मैं बहुत ज्यादा संतुलित महसूस कर रहा हूं। अभी भी कुछ अजीब से बुरे पल आते हैं, लेकिन अब भावनाओं का उतार चढ़ाव उतना ज्यादा नहीं है। केक वाली घटना के सदमे के बाद मैं अब से हर मामले में अपने वकील की सलाह मानने वाला हूं। यह एक कड़वा सबक था, लेकिन जरूरी था। उसने कहा था, तुम या तो खुश रह सकते हो या सही साबित हो सकते हो, और अब मुझे यह बात समझ आ गई है। उसने मुझे यह भी बताया कि अगर प्रिया घर लौटना चाहे तो मैं उसे कानूनी तौर पर बाहर नहीं निकाल सकता, लेकिन मुझे उसके साथ होने वाली हर बातचीत को रिकॉर्ड करना चाहिए। वह अभी भी अपनी मां के पास है, लेकिन वह बात करने के लिए आना चाहती थी। मेरे वकील ने सुझाव दिया कि अगर वह बात करना चाहती है तो यह मुलाकात उसके ऑफिस में हो, जहां उसका अपना वकील भी मौजूद रहे। मैंने यह शर्त उसे ईमेल के जरिए बताई और उसने जवाब दिया कि उसके पास कोई वकील नहीं है। मेरे वकील ने कहा, फिर घर पर ही मिलो, लेकिन गवाहों के साथ, और मीटिंग को रिकॉर्ड करो। मैंने प्रिया को बताया कि बात करने के लिए मेरी यही शर्त है। हैरानी की बात है कि वह मान गई। इसलिए मैंने हमारे 2 कॉमन दोस्तों को बुला लिया। हम तीनों के फोन मेज पर रिकॉर्डिंग के लिए तैयार थे। वह अंदर आई और मुझे अजीब तरह से गले लगाने की कोशिश की, लेकिन मैंने बस अपना हाथ ऊपर उठा दिया और फोन रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। हम चारों रसोई की मेज पर बैठ गए। वह सच में शर्मिंदा लग रही थी। उसने कहा कि उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह अपनी जिंदगी जीने के बजाय कोई फिल्म देख रही हो, लेकिन यह रोमांचक था। उसने पूछा कि क्या मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेबसी थी। मैंने कहा कि मुझे अब इस बात की कोई परवाह नहीं है।
लेकिन उसे लगा कि वह मुझे एक सफाई देने की हकदार है। उसने बताया कि जब उसने दोबारा ऑफिस जाना शुरू किया तो वह 3 महिला सहकर्मियों के बहुत करीब आ गई। वे तीनों उससे कुछ साल बड़ी थीं और उनमें से 2 तलाकशुदा थीं। उसने कहा कि उन्होंने उसके दिमाग में जहर घोल दिया और उसे यह यकीन दिलाया कि वह जितना पा रही है उससे कहीं ज्यादा की हकदार है। वे उससे लगातार उसकी घरेलू जिंदगी के बारे में पूछती रहती थीं। उनकी सरगना तो जैसे मेरा मनोविश्लेषण ही कर रही थी। प्रिया की कहानियों से उसने उन्हें मेरे करियर की शुरुआत में मैनेजरों के साथ मेरी समस्याओं के बारे में बताया था, और उस सरगना ने इसका यह मतलब निकाला कि मैं पढ़े लिखे लोगों से डरता हूं। उसने प्रिया से कहा कि मैं एक दब्बू किस्म का मर्द हूं और उसे अपनी जिंदगी में एक दबंग आदमी की जरूरत है। उसने यह भी कहा कि अगर मुझे पता चल भी गया तो मैं ज्यादा से ज्यादा चिल्लाऊंगा और धमकाऊंगा, लेकिन आखिरकार शांत हो जाऊंगा। प्रिया की नौकरी अभी के लिए बची हुई है, लेकिन बस नाम के लिए। जिन लोगों ने केक देखा था उनमें प्रिया, वे तीनों औरतें, उसका प्रेमी बॉस और उसके अनुसार 2 अन्य सहकर्मी शामिल थे। बॉस ने तुरंत रिश्ता खत्म कर दिया और कहा कि वह उससे सिर्फ ईमेल के जरिए बात करे। वे तीनों औरतें तुरंत उसके खिलाफ हो गईं और सबके सामने उसे इतना घिनौना काम करने के लिए भला बुरा कहने लगीं। दूसरे सहकर्मी, उसके अनुसार, इस नाटक में शामिल नहीं होना चाहते थे, इसलिए एचआर को कोई शिकायत नहीं की गई। उसने कहा कि उसकी तीनों दोस्तों का इस तरह पलटना जैसे उसे किसी धुंध से बाहर ले आया। वह बहुत शर्मिंदा लग रही थी और उसने कहा कि उसे 5,000 रुपए चाहिए। मैं हैरान था क्योंकि उसके खाते में पैसे बचे हुए थे। वह अपनी मां के साथ रह रही थी, इसलिए उसके कोई बड़े खर्चे भी नहीं थे। पता चला कि वह सरगना और बाकी 2 औरतें अपनी चुप्पी के लिए पैसे मांग रही थीं। वे उसे ब्लैकमेल कर रही थीं और उसे एक समय सीमा दे रही थीं। वह मदद के लिए गिड़गिड़ा रही थी। उसकी आंखों में अब वह अहंकार नहीं बल्कि डर था। मैंने उससे कहा कि इसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता। सब कुछ बदल जाएगा। अगर वह अभी झुकी तो बाद में उसे और पैसे देने पड़ेंगे। उसके लिए सबसे अच्छा यही है कि वह खुद अपने बॉस और अपने सहकर्मियों की शिकायत कर दे। यह उन रातों की नींद हराम करने से बेहतर है जब वह इस डर में जिएगी कि कब उस पर वार हो जाए। वह इस पर हिचकिचाती रही, लेकिन आखिरकार उसने वह बड़ा सवाल पूछ ही लिया। मैंने उससे साफ कह दिया कि हमारे बीच अब कुछ नहीं बचा है। यह रिश्ता खत्म हो चुका है और उसके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि वह तलाक के लिए एक वकील कर ले। मैं ज्यादा से ज्यादा उसे उसके काम की स्थिति को संभालने की सलाह दे सकता हूं, लेकिन इस सब के बाद उसे शायद एक नया करियर ही ढूंढना पड़ेगा। मैंने यह भी कहा कि उसे खुद भी थेरेपी के लिए जाना चाहिए, क्योंकि जो इंसान 1 हफ्ते पहले मेरे मुंह पर हंस रहा हो और आज मदद के लिए गिड़गिड़ा रहा हो, उसे यकीनन अपनी उलझने सुलझाने की जरूरत है। उसने उस केक की घटना की ओर इशारा किया और मैंने बस इतना ही कहा, हाँ, और मैं उसी के लिए किसी से मिल रहा हूं। इसके तुरंत बाद वह चली गई। इस बात की कोई खबर नहीं है कि वह मेरी सलाह मानेगी या अपने सहकर्मियों को ब्लैकमेल के पैसे देने की कोशिश करेगी। पता नहीं हमेशा ये सहकर्मी ही क्यों मुसीबत की जड़ होते हैं। मेरे बॉस ने आज एक त्योहार की छुट्टी के चलते हम सबको दोपहर में ही घर जाने की इजाजत दे दी। अब मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा हूं। मैं अभी भी नियमित रूप से एक थेरेपिस्ट से मिल रहा हूं। पिछले सप्ताहांत मैं मन को शांत करने के लिए ग्रामीण सड़कों पर गाड़ी चला रहा था कि मैंने एक कुत्तों के ब्रीडर को देखा। मैं उत्सुकतावश वहां रुक गया।
वह एक एशियाई व्यक्ति था और उसके पास एशियाई कुत्तों की एक ऐसी नस्ल थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वह मुझे बता रहा था कि वे कितने वफादार और बहादुर होते हैं। उनमें से कुछ के साथ खेलने के बाद मैं एक को खरीदने के लिए वापस जाने पर विचार कर रहा हूं, भले ही वे बहुत महंगे हों। मेरा मानना है कि उन्हें जंगो कहा जाता है। प्रिया हमेशा एक कुत्ता पालने की बात करती थी, लेकिन उसे कभी कोई ऐसी नस्ल पसंद नहीं आई जो उसे सच में अच्छी लगी हो। खैर, प्रिया अभी तक घर वापस नहीं आई है और न ही उसने सीधे संपर्क करने की कोई कोशिश की है, लेकिन उसने एक वकील जरूर कर लिया है। मेरे वकील ने मुझे फोन किया और कुछ इस तरह कहा, कमर कस लो, तुम्हें एक विवाह सलाहकार से मिलना पड़ेगा। मैंने कहा कि मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। तलाक तो होकर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वह सहमत हुआ, लेकिन फिर बोला, आम तौर पर मैं दूसरे वकील को कहता कि उसकी बात को नजरअंदाज कर दो, लेकिन अब मुझे तुम्हें एक समझदार इंसान के तौर पर पेश करना है, इसलिए तुम्हें उनकी उचित मांगों को मानना पड़ेगा। इसीलिए तुम्हें अपने वकील की बात सुननी चाहिए। अगर मैंने अपना गुस्सा काबू में रखा होता तो मैं इस अनुरोध को नजरअंदाज कर सकता था। उसने मुझे इस सेशन के लिए सलाह दी, कोई गलती मत मानना। यह स्वीकार मत करना कि तुम कहीं भी नाकाम रहे। किसी भी चीज के लिए सहमत मत होना, दूसरे सेशन के लिए भी नहीं। बस इस सेशन में शामिल हो जाओ। और अगर तुम अभी भी तलाक चाहते हो तो सवालों के जवाब जितना हो सके तटस्थ होकर देना। चिल्लाना मत, चीखना मत, आरोप मत लगाना। वह मुलाकात, अगर उसे ऐसा कहा जा सकता है, तो जूम पर हुई। मैं अपने घर पर, प्रिया अपनी मां के घर पर और सलाहकार अपने ऑफिस में। यह दिलचस्प था। सलाहकार की दिलचस्पी दोष को दोनों पर बराबर बांटने में थी। यकीनन आप देख सकते हैं कि कैसे दूरियों ने एक जरूरत पैदा की होगी। मैंने बस इतना कहा, मैं सहमत नहीं हूं। शादी में दरार पैदा करने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है। हाँ, वह और उसका बॉस। इस बात पर अटके रहना अतीत में जीना है। एक शानदार भविष्य हो सकता है। अतीत का व्यवहार भविष्य के व्यवहार का एक अच्छा संकेतक होता है। इस तरह की बातें। मैंने एक पल के लिए भी यह ढोंग नहीं किया कि मैंने दिमागी खेल खेले या उसे उलझाया, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं किया था। मैंने बस जरूरत से ज्यादा बात नहीं की। यह 2 घंटे का सत्र था जिसमें वह सलाहकार और प्रिया बस यही कोशिश करते रहे कि मैं 10% दोष भी अपने ऊपर ले लूं, ताकि वह कह सके, देखो, यह तुम दोनों की गलती थी। अब चलो फिर से शुरुआत करते हैं या कुछ ऐसा ही। सत्र के अंत के पास सलाहकार ने मुझसे पूछा कि मैं इतना रूखा व्यवहार क्यों कर रहा हूं। क्या आप जानते हैं कि बेवफाई पीटीएसडी जैसा ही मानसिक आघात पहुंचा सकती है? सलाहकार ने कहा, मैंने ऐसा कुछ पहले सुना है, हाँ। सत्र का समय समाप्त हो रहा था और मैं साइन आउट करने ही वाला था कि प्रिया ने पूछा कि क्या मैं अगले सप्ताहांत एक और सत्र में शामिल होना चाहूंगा। मैंने कहा, मुझे नहीं लगता कि यह एक अच्छा विचार है। फिर वह गिड़गिड़ाने लगी कि मुझे अगले हफ्ते एक सत्र के लिए सहमत होने के लिए क्या करना होगा। मैंने शुभ रात्रि कहा और साइन ऑफ कर दिया। अब मैं बस अगले उचित अनुरोध की प्रतीक्षा कर रहा हूं जिसे मैं मना नहीं कर सकता, ताकि मेरा वकील यह साबित कर सके कि मैं एक सुलझा हुआ इंसान हूं जिससे बस एक बार गलती हो गई, न कि यह मेरे व्यवहार का हिस्सा है। दुर्भाग्य से इस बिंदु पर आकर यह दास्तां समाप्त हो जाती है, क्योंकि इसके बाद उस व्यक्ति ने अपनी कहानी को आगे नहीं बढ़ाया। उसका जीवन किस मोड़ पर पहुंचा, यह एक रहस्य रह गया है। अगर भविष्य में हमें इस बारे में कोई और जानकारी मिलती है तो हम उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे।
यदि इन कहानियों ने आपके दिल को छुआ है तो हमारे साथ बने रहें, क्योंकि रिश्तों के इस सफर में अभी कई और भावुक दास्तां सुनानी बाकी हैं। आखिरकार हर रिश्ते की अपनी एक कहानी होती है जो सुनाए जाने के लायक है। जल्द ही फिर मिलेंगे।